जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसे सवाल किए जिसका जवाब आज तक जेडीयू की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में हमारे साथ जेडीयू के एक एमएलसी रामेश्वर महतो जी हैं, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल उठाए कि पार्टी कमजोर हो रही है और वो राष्ट्रीय पार्टी और एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए जेडीयू में आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, शुरू से ही वो जो कुछ करना चाहते थे उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी ताकत इतनी भी नहीं थी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष के नाते, जिसे वो झुनझुना बता रहे हैं, या एमएलसी जो बनाया गया उसे लॉलीपॉप करार दिया कि वो एक एमएलसी एमएलए या राज्यसभा एमपी किसको भेजा जाएगा, क्या भेजा जाएगा, उस बारे में भी वो कोई सुझाव नहीं दे सकते थे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि उन्हें पार्टी में काम नहीं करने दिया गया? ऐसा है प्रकाश जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उसी समय ही एक गुट तैयार हो गया था और उन्होंने साजिश शुरू कर दी थी कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को जेडीयू में आने से रोका जाए। और उसी क्रम में सबसे पहले जो पूर्व विधायक अभय कुशवाहा जी है, उनके आवास पे एक भोज का आयोजन हुआ और उसी दरमियान ये बातचीत शुरू हुई। इसमें मुझे ही बुलाया गया था, बट जब मुझे विषय पता चला कि भाई उपेंद्र जी पार्टी में नहीं आए, इसलिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला होगा मैं उसका स्वागत करूंगा, मैं उनके फैसले के साथ जाऊंगा, इस गुट रूट में मैं नहीं पड़ने वाला। उसके बाद लगातार उन लोगों की मीटिंगें होती रही और एक समय आया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जदयू को ज्वाइन किया। और जिस दिन जदयू को उन्होंने ज्वाइन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरा पे जो मैंने खुशी उस दिन देखी, ना उससे पहले कभी देखी थी ना उसके बाद, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, इससे लव कुश समीकरण बिहार में जदयू के साथ पूरा का पूरा मजबूत होगा। आपको लग रहा था कि ये बातें सामने आ गई थी? बहुत सारे नेताओं ने, जो जिनकी हार हुई थी विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि क्योंकि कुशवाहा का कोई मजबूत लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उनकी हार हुई है। पूरे बिहार में मैं घूमता हूं और लगभग जितने लोग हारे थे सबका एक कहना था कुशवाहा वोट हमें नहीं मिला। और मैं सीतामढ़ी के रहने वाला हूं। सीतामढ़ी में 2 विधानसभा, बाजपट्टी और बेलसन, दोनों हम हारे। और मेरे सामने की बात है, उस चुनाव प्रक्रिया में मैं भी था, प्रचार प्रसार में। कुशवाहा लोगों का बहुत वोट हमें पूरा नहीं मिला, 10% 15% मिला, 80% से ज्यादा वोट हमें नहीं मिले कुशवाहा समाज का। तो लोगों का कहना था कि कोई उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाते हैं पार्टी में तो कुछ समीकरण एक हो जाएगा, तो हम लोग फिर साजिश कैसे शुरू हुई और क्यों? साजिश जिन लोगों को अपना कद बढ़ाना था, जो कुशवाहा समाज के ही कथाकथित लोग हैं इस पार्टी में, उनको लग रहा था कि हमारा कद कम हो जाएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से, उन लोगों ने साजिशें शुरू कर दी। हमने सुना कि होटल मौर्या में एक बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनने देना है। मैं उससे पहले का बताऊं, सकाडा में एक बड़ा मीटिंग किया गया था, डेट भी मैं आपको बता दूंगा। सकाडा में यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिसका उद्देश्य यही था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कैसे पार्टी से बाहर किया जाए ताकि हम लोगों का कद बढ़े। कौन लोग थे उसमें? उसमें तो प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी भी थे और सांसद महोदय लोग भी थे, कुछ विधायक भी थे। मुझे भी बुलाया गया था, मैंने कहा मैं इन सब गुटों में नहीं आऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फैसला हुआ है मैं उसके साथ हूँ और उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, उनके साथ मिलके हम सब लोग मिलके पार्टी। कौन सांसद थे, कौन विधायक? पूर्णिया के सांसद भी आए हुए थे, विधायक भी जो 2-3 हैं सब थे। मुझे पूरा डिटेल नहीं पता, बट हुई थी, क्योंकि मैं गया नहीं था तो मैंने देखा नहीं कितने लोग थे कितने नहीं। उसके बाद जो आपने कहा मौर्या होटल में मीटिंग हुई थी, जिस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस समय मुझे पता चला कि मौर्या में इन लोगों ने एक मीटिंग किया है कि भाई किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री नहीं बने, और वो काफी चर्चा में चला, पेपर पर में छपा था। उसके बाद भी इन लोगों का मीटिंगें होती ही रहती है कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी को बाहर का रास्ता दिखाए। तो उनको काम करने नहीं दिया गया, ये तो मुझे भी दिखता है। और जहां भी जिस जिला में भी जाओ, जैसे मैं ही किसी जिला में जाता हूं तो यहाँ से पहले ही फोन हो जाता है संगठन के लोगों को कि जा रहे हैं वहां पे, इनसे नहीं मिलना है। उपेंद्र जी के साथ भी ये सब हो रहा है। आपको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल उठाए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी से, वो जायज है? आपको लगता है कि उसका जवाब आना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को इंटरफेयर करना चाहिए और बैठ के बात करके इसको सलटाना चाहिए। जो उद्देश्य था उनका कि लव कुश समीकरण जदयू के साथ मजबूत हो, वो तभी हो सकता है जब उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में रहेंगे। आपको जिस तरह से उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष होकर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को कह रहे हैं कि वो पार्टी में ही नहीं है, मुझे लगता है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पार्टी के संविधान के बारे में ही नहीं पता।
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार का बात प्रदेश अध्यक्ष कैसे कह सकते हैं? उनको खुद संविधान का नहीं पता कि पार्टी का संविधान क्या है। तो क्या लग रहा है कि पीछे से उनको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है ये कहें? तो उनको पता होगा, लेकिन उनको अपना समझना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज नहीं है उसको कैसे कहें। अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ देते हैं या पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तो क्या लग रहा है कि लवकुश समीकरण जो लवकुश समीकरण है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा? देखिए, ये लोग कितना क्या कर पाते हैं मुझे नहीं पता, बट उपेंद्र कुशवाहा का रिप्लेसमेंट पार्टी में कोई नहीं है आज के डेट में, और पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो पार्टी के लिए दुर्भाग्य होगा। रामेश्वर महतो पार्टी में है, और आप जब आए थे, जब एमएलसी बने थे यहाँ पर, तो उस वक्त का जो दौर था और आज आप देख रहे हैं कि पार्टी, जैसे कुर्दी का विधानसभा चुनाव हुआ, उसका जो उपचुनाव के जो नतीजे आए, तो क्या पार्टी घट रही है? पार्टी का जो जनाधार है वो घट रहा है? पार्टी का जनाधार घट रहा है, ये सही है। और चुनाव में मैं भी था, मुझे एक पंचायत वहां मिला हुआ था, उस पंचायत के रिपोर्ट मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया था लिखित में, और मैंने कहा था कि इस जाति समीकरण के वोट हमें नहीं मिल रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। क्या लगता है ये समीकरण जो महागठबंधन में जो नीतीश कुमार आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे जनता पसंद नहीं कर रही है? लग रहा है कि जिनसे मेरी लड़ाई थी उन्हीं के साथ हमें फिर से जाना पड़े। मुझे लगता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है जमीनी लेवल पे नहीं हो पाई, जो होनी चाहिए थी, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं होके जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है पार्टी में। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी से निकलते हैं तो बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं, या बीजेपी के साथ उनका कोई तालमेल हो सकता है? मुझे इस बारे में नहीं पता, बट मेरे प्रयास आज तक, कल तक ये रही है। मैंने उनसे 13 जनवरी को उनसे मिला था। मैंने कहा था कि सर कुछ भी हो जाए आप पार्टी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस सोच से आपको पार्टी में लाए थे वो आपके रहते ही पूरा हो सकता है कि आप पार्टी में बने रहिए, बातचीत कीजिए और पार्टी में बने रहिए, ये मेरे उनसे आग्रह थी। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे करेंगे। क्या आपकी पार्टी में कोई एक चेहरा नहीं, कोई एक नेता नहीं, कोई एक कार्यकर्ता नहीं है जिसे जेडीयू आगे कर सके, नीतीश जी अपने बाद उसे आगे बढ़ा सके? मुझे लगता है पार्टी के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री को खुद भी सोचना चाहिए। जब उनकी इतनी बड़ी पार्टी है, 75 लाख सदस्य हमने बनाए हैं, तो क्या हमारे 75 लाख में से कोई एक नहीं हमारे पास जो बन सके आगे लीडर पार्टी का? क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा वो चेहरा है? 100% है, 100%। नीतीश कुमार के बाद वो चेहरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर लव कुश समीकरण का जो बेस पार्टी है हमारा, तो हो सकते हैं 100%। क्या वो चेहरा हो सकते हैं। कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा चेहरा हो सकते हैं। लव कुश समीकरण की हमारी पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहे तो आने वाला समय का चेहरा हो सकता है, लेकिन बात है अभी कोई टिकने दे तभी ना। आपने सुना रामेश्वर महतो जी को, साफ साफ दो टूक, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बाद वो चेहरा हो सकते हैं जो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, संभाल सकते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर साजिश जो रची जा रही है, क्या वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को की जानकारी में है? क्या वो जान रहे हैं? क्या वो समझ रहे हैं? या फिर ये जो झगड़ा हो रहा है इसका अंत कहीं अलगाव से ही तो खत्म नहीं होगा? हमारे सहयोगी विशाल और पंकज के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।